हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। मैं हूं आरची शर्मा। आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूं कि हाउ टू अटेम्प्ट अ गुड क्वेश्चन। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जब भी हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो वो तरीका कैसा हमारा रहना चाहिए अटेम्प्ट करने का। कौन सा बेस्ट वे है कि जिसमें हम अपने आंसर को लिखें, अपनी बात को प्रेजेंट करें और जो चेक करने वाला है, एग्जामिनर है, उसे हमारा आंसर जो है वो पसंद आए। ठीक है। और कैसे कैसे बोर्ड एग्जाम में या फिर एज वेल एज जो नॉर्मल हमारे रूटीन एग्जाम्स रहते हैं, नॉन बोर्ड क्लासेस में भी, उनमें भी ये चीज़ हमें कैसे काम आने वाली है। और इवन कि जब हमें एक आंसर लिखना है, अगर बाय मिस्टेक हमारी जो है लाइन गलत हो गई है तो उसे किस तरह से हमें हाइड करना है या शो करना है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग में दे देती हूँ, हाउ टू अटेम्प्ट गुड आंसर। ठीक है, तो प्रेजेंटेबल होना चाहिए आपका आंसर, अच्छा होना चाहिए। जो एग्जामिनर है उसको लगे कि हाँ, मैं उस बच्चे की नोटबुक को, उस बच्चे की कॉपी को चेक कर रहा हूँ जो बच्चे ने अच्छे से पूरा साल पढ़ा है, इसको सचमुच में नॉलेज है। ठीक है। और सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपको कुछ ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो आपको रिमेम्बर रखनी है जब भी आपने आंसर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट इज टाइम लिमिट। ठीक है, कि आपको जो टाइम लिमिट है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, जो जब भी हमारा कोई एग्जाम होता है, सपोज 90 मार्क्स का हम लोगों का एग्जाम है। ठीक है, तो उस 90 मार्क्स के एग्जाम के लिए मुझे मिल रहे हैं 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे ही मिलते हैं ना। और बोर्ड्स में द एग्जाम इज 80 मार्क्स का होता है और 3 घंटे मिलते हैं। और 3 घंटे में कितने मिनट हुए? 180 मिनट्स रहते हैं। ठीक है, 180 मिनट्स रहते हैं। और 80 जो मार्क्स का पेपर है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि 80 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 बनता है। यानी कि 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए हमें 2 मिनट का टाइम एग्जाम की तरफ से मिलता है। 160 हो गए तो 20 मिनट्स तो आपकी 15 मिनट्स रीडिंग के रहते हैं, तो वो भी आपको रीडिंग कई बार ज़्यादा टाइम भी लग जाता है करने के लिए, कुछ क्वेश्चन को समझने के लिए या अटेम्प्ट करने के लिए। तो मतलब मोटे तौर पर आप लेकर चलो कि 1 मार्क्स के लिए कितने? 2 मिनट। मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मिनट ले सकते हैं उसके लिए, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मिनट्स में हमारा वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। मिनिमम टाइम लिमिट ये लेकर चल रहे हैं 20 मिनट्स, उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा भी बच रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात आ गई टाइम लिमिट की। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना टाइम है हमारे पास? 2 मिनट्स का। 2 मार्क्स का है तो वही 1 से कर देंगे, सॉरी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमारे पास 4 मिनट्स का टाइम है। ठीक है, और इसी तरह से अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मिनट्स का हमारे पास टाइम है। ठीक है, और फर्दर ऐसे ही 6 का है तो 12 मिनट्स का टाइम है, तो हमें उस टाइम के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात टाइम लिमिट को हमने देख लिया। सेकेंड नंबर पे आई वॉन्ट टू से कि जब भी हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसे इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि मान के चलो जो एग्जामिनर है या फिर जो हमारे आंसर को पढ़ने वाला है उसे उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, तो आंसर हमारा इतना अच्छा होना चाहिए कि उसे उस एक वर्ड लिमिट के भी अंदर होना चाहिए वो, तो उस क्वेश्चन के हमारे जो आंसर के माध्यम से ही उसे वो पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो वर्ड लिमिट मैंने आपको बोला, यस, वर्ड लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं करनी है। मैं इसको भी आपको अच्छे से बताती हूँ कि जो देखो वर्ड लिमिट है ना, वो आपकी अगर 1 मार्क क्वेश्चन है तो वो हार्डली 10 to 20 वर्ड्स, 10 to 20 वर्ड्स तक जा सकता है। यानी कि एक लाइन से 1.5 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो 2 से 3 लाइन में जा सकता है, 2 to 3 लाइन्स में। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहता है 30 to 40 या 20 to 30 वर्ड्स, तो जिस हिसाब से भी रहता है तो वैसा करना है। मानकर जो चक्कर है वो ये मानकर चलता है कि एक लाइन में आपने 10 वर्ड्स लिखे हैं, चाहे ना भी लिखे हो, 9 हो सकता है, वो 11 भी हो सकता है लिखे हो, तो मतलब मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि कोई गिनने तो नहीं बैठ रहा है ना, तो वो लाइन के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, और वही 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसकी लिमिट आपकी 100 to 120 वर्ड्स की रहती है, लेकिन आप उसको 150 वर्ड्स तक भी फिनिश कर सकते हो। ठीक है,
इसको क्रॉस किया जा सकता है, ठीक है। पूरा पूरा में फिनिश करोगे तो थोड़ा लिमिटेड सा लगता है। मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एक पेज पूरा जो शीट रहती है हॉरिजॉन्टल वाली, और नेक्स्ट हाफ, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये तो रही हमारी वर्ड लिमिट की बात। थर्ड बात मैंने आपके साथ करी थी कि अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि जो चेकर है उसको इस तरह से हमने ट्रीट करना है कि दैट चेकर को कुछ नहीं मालूम, जो हमारा एग्जामिनर उसे नहीं मालूम, हमें अच्छे से आंसर अपना प्रेजेंट करना है, गुड प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, गुड प्रेजेंटेशन। तो ये 3 बातें, टाइम लिमिट, वर्ड लिमिट, एक्सप्लेन अच्छे से करना है, ठीक है। जो जो बातें पढ़ी, अब देखो एक चैप्टर है सपोज, अब एक चैप्टर में से क्वेश्चन तो एक ही आया है 5 मार्क्स का, लेकिन वो पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ रखा है, तो वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से अपने उस पूरे एक चैप्टर को, जो कि 10 से 12 या 20-30 पेज का है, उसे मैं 5 मार्क्स के आंसर में कैसे लिखूं कि जो एग्जामिनर है उसे लगे सचमुच इसने अच्छे से स्टडी कर रखा है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर सोशल स्टडीज का है आंसर या फिर इकोनॉमिक्स का है, वेदर वो साइंस का है, तो वो चीज हमें कैसे अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। लिटरेचर वाले जो सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसमें आंसर राइटिंग जो है वो ज्यादा मैटर करती है, पॉइंट्स में हम लिख सकते हैं ये सारी चीजें। तो देखो सबसे पहला, सपोज आपको क्वेश्चन आ रखा है कि वाइल्ड रिसोर्सेस आर नेसेसरी, ठीक है, और ये क्वेश्चन आ रखा है आपको फॉर द 5 मार्क्स, ये सोशल स्टडीज का क्वेश्चन है सपोज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हम बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर देते हैं पैराग्राफ में। तो कभी भी एग्जाम में आंसर अगर साइंस का है, ठीक है, साइंस में आप बायो ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, और फिजिक्स का है, सोशल साइंस का है, इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, तो बेसिकली इन सब्जेक्ट्स का, इनके आंसर को कभी भी पैराग्राफ में नहीं लेना है, नॉट इन पैराग्राफ। तो देखो मैंने बड़ा सा कांटा लगाकर आपको बता दिया। बहुत कोई रेयर क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको लगेगा कि नहीं पॉइंट्स बन ही नहीं सकते, उसे आप पैराग्राफ में अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें मैं इंग्लिश नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। तो उसे आप पैराग्राफ में कर सकते हो, लेकिन जहां पर आपको लगे कि पॉइंट्स बन सकते हैं वहां पे पॉइंट्स बनाओ, ठीक है। तो जो हमने पहले 3 चीजें करी वो मैं इधर साइड साइड पे लिखती जाती हूँ कि वो मिटे ना। देखो क्या करा था हमने, वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट, एक्सप्लेन करना है अच्छे से। अब एक और चीज कट गई, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, ठीक है, कोशिश करनी है आंसर पॉइंट्स में देना है, ठीक है, समझ लगा। तो सपोज ये वाई रिसोर्सेज आर नेसेसरी, तो अब इसने पूछा तो सिर्फ इतना है मेरे से कि जो रिसोर्सेज है वो जरूरी क्यों है, ठीक है, इतनी सी बात पूछी है। और सपोज इसमें एक आधी एग्जांपल भी मांग ली इन्होंने, तो ये क्वेश्चन कितने में आया है, 5 मार्क्स में। मेरे पास टाइम कितना है, 10 मिनट्स का, वर्ड लिमिट है मेरे पास 100 to 120 वर्ड्स की। तो इतनी बड़ी लिमिट को मैं कैसे कवर करूं, है ना। तो क्या करूंगी, बेटर आंसर प्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपको जो क्वेश्चन है उसमें सबसे मेन टाइटल जो लग रहा है ना, उसको पहले एक्सप्लेन करो, उसकी एक्सप्लेनेशन दो। तो अब इस क्वेश्चन में आपके हिसाब से कौन सा मेन टाइटल है, यस दैट इज रिसोर्सेज, ठीक है। तो मैं रिसोर्सेज की पहले क्या दूंगी, डेफिनेशन। तो आंसर मेरा कैसे होना चाहिए, ये मैंने लिखा रिसोर्सेज, इसको अंडरलाइन करा, और अब लिखूंगी रिसोर्सेज आर द थिंग्स विच प्रोवाइड्स अस यूटिलिटी और दे आर रिक्वायर्ड फॉर आवर डेली लाइफ, और ऐसे ऐसे करके मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, ठीक है। तो मैंने लिखा दोज थिंग्स विच प्रोवाइड्स अस यूटिलिटी, ठीक है। अब एग्जाम्पल की जो बात है वो यहाँ पे मैं दे सकती हूँ, यस दे सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे दी।
तो एग्जाम्पल मुझे यूटिलिटी किन किन रिसोर्सेज से मिलती है, वाटर है, फूड है। हो सकता है मैं इस आंसर को इस एग्जाम्पल को नेक्स्ट लाइन में लिख दूं और अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल 4 इजी तब लिखो जब हमारे पास टाइम की कमी है, लेकिन अगर हमारे पास इनफ टाइम है तो कोशिश करो पूरा का पूरा एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल वाटर, फूड, और कौन से रिसोर्सेज है, हम लोग किस चीज को यूज करते हैं, यस सनलाइट है, बहुत सारी चीजें हैं। डेली बेसिस पे हम कितना कुछ यूज करते हैं, कितने सारे रिसोर्सेज है, सुबह से शुरू हो जाओ और रात तक देखो तो कितना कुछ है। तो वो सारी एग्जांपल्स आप दे सकते हो, ठीक है। विच प्रोवाइड्स अस यूटिलिटी, वही चीजें जो यूटिलिटी होता है यूजफुलनेस, किसी ना किसी तरीके से हमें उससे कुछ हेल्प मिल रही है अपनी यूजेस को कंप्लीट करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज की पहले मैंने डेफिनेशन दी, एग्जाम्पल दी। अब लिखूंगी तो वाई था, तो वाई का आंसर कहाँ से स्टार्ट होता है, बिकॉज से, है ना। मतलब बिकॉज आता है, उसमें रीजन पूछ रखा होता है ना, वाई का मीन्स होता है रीजन, रीजन पूछ रहा है। तो रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड लिख सकते हैं या नेसेसरी बिकॉज, ठीक है। अब बिकॉज आ गया, बिकॉज वाई पूछा था तो बिकॉज करा, ठीक है। तो बिकॉज दे हेल्प्स इन फुलफिलिंग आर रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा बिकॉज से स्टार्ट करा, और उसके बाद अगर आपको लग रहा है ज्यादा पॉइंट्स में है तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। वी नीड देम फॉर अवर व्हाट सर्वाइवल, ठीक है। थर्ड, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट देम। तो ऐसे ऐसे ये मैंने जस्ट एग्जांपल दी है कि इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये मैंने पॉइंट्स भी बनाए और एग्जांपल भी दी, डेफिनेशन भी दी। तो इसमें सबसे अच्छा और एक बेटर वे रहता है कि देखो 1 2 3 4 5 और 6 अंडरलाइन। आपको आंसर को क्या करना है, अंडरलाइन। अब पूरे आंसर को अंडरलाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आप जिस पॉइंट की तरफ चाहते हो कि हमारा जो एग्जामिनर है उसका ध्यान फटाफट से खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाए, उसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके पास टाइम कम रहता है, चेक करने के लिए एग्जाम ज्यादा रहते हैं, तो उसे बहुत परेशानी होती है इतने सारे एग्जाम्स को एक कम टाइमिंग में चेक करने के लिए। तो अगर आप उसके ही काम को आसान कर दोगे कि फटाफट से लो भाई देख लो, ये देखो ये मैं बताना चाह रहा हूँ अंडरलाइन करके, तो वो चीज उसके लिए आसान हो जाएगी और वहां पे आपके प्लस पॉइंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे, दे हेल्प्स इन फुलफिलिंग आर रिक्वायरमेंट्स। तो दे हेल्प्स इन फुलफिलिंग आर रिक्वायरमेंट्स, तो आप फुलफिलिंग आवर और रिक्वायरमेंट्स पे कर सकते हो, या फिर फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट्स पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो वी नीड देम फॉर आवर सर्वाइवल अकेला कर सकते हो, ठीक है। लाइफ इज इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल और लाइफ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मतलब कि जो मेन आपको अपने पॉइंट्स में भी मेन चीज लग रही है उसे आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो ना, तो अटेम्प्ट करने का, ये तो क्वेश्चन की बात आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको अटेम्प्ट करने के लिए बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज एमसीक्यूज है, ठीक है। एमसीक्यूज को कभी भी ऑन द फर्स्ट शीट हमें नहीं करना चाहिए। वाई, वो भी मैं आपको रीजन बताती हूँ। फर्स्ट शीट से मैं किस चीज की बात कर रही हूँ तो मैं वो भी आपको बताती हूँ। वेदर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉर्मल स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो वाई हमें जो आंसर है उसे किस तरह से अटेम्प्ट करना है और कहाँ कहाँ पर अटेम्प्ट करना है, तो मैं वो सारी चीजें आपको बताती हूँ। सपोज ये हमारी आंसर शीट है, ठीक है, पूरी की पूरी कॉपी है। फर्स्ट शीट पे वी ओनली फिल आर नेम और सारा कुछ, और नीचे मैट्रिक्स बना रहता है जिसमें आपके नंबर बाद में फिल होने होते हैं। तो फर्स्ट शीट तो ये रही, ठीक है। तो ये वाली जो शीट है फॉर बोर्ड स्टूडेंट, तो कोशिश करो, अगर नहीं भी हो, नॉन बोर्ड भी हो, तो कोशिश करो एक अच्छा एग्जाम अटेम्प्ट करने का, कि ये वाला जो है ना, इस शीट को आप छोड़ दो, यहां से पेपर को स्टार्ट करो, ठीक है। ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है, क्योंकि जब हम बोर्ड एग्जाम में हम अटेम्प्ट होते हैं तो इस चीज पे जो है वो मार्क्स जो लगते हैं
तो उस पर स्टैम्प वगैरह लगनी होती है, साइन वगैरह। तो काफी बार ऐसा रहता है कि जो आंसर ये वाला है, तो क्योंकि पीछे ब्लैक कलर से प्रिंटेड रहता है, तो ये जो आंसर हमने पेन से लिखा है ये लाइट हो जाता है और ये देखने में थोड़ा हॉच पॉच सा लगता है। तो बेटर एक लुक देने के लिए अपने पेपर को, एग्जाम को यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसे पेज नंबर 1 मान लेना है, ठीक है। और इस 1 नंबर पेज पे कभी भी एमसीक्यूज मत करो। यू कैन डू इट इन बिटवीन, या फिर लास्ट में भी कर सकते हो। कुछ बच्चे एग्जाम को पीछे से स्टार्ट करते हैं, मतलब एमसीक्यूज फर्स्ट पे रहते हैं आपके पास हर एक एग्जाम में, और लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं। तो कुछ बच्चे पीछे से स्टार्ट करते हैं और कुछ आगे से। तो एनी हाउ आप अपनी मर्जी से स्टार्ट कर सकते हो, अपना अपना सबका तरीका होता है एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि एमसीक्यूज को फर्स्ट पे मत करना, ठीक है, इफ यू आर अ वेरी गुड स्कोरर। तो क्योंकि उससे क्या होगा, जब आपने एमसीक्यूज को फर्स्ट पे करा ना, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि सारे के सारे एमसीक्यूज करेक्ट हों, बहुत कम रहते हैं कि एक एक तो हमेशा गलत हो ही जाता है। तो आपका जब पहली शीट पे एक आंसर सीधा गलत हुआ, तो आपका इफेक्ट जो है, जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो क्या पड़ गया, गलत पड़ गया। तो आपने क्या करना है, इसको लास्ट में करना है और सबसे फर्स्ट शीट पे उस आंसर को अटेम्प्ट करना है विच इज द बेस्ट। जिस पूरे पेपर को पढ़ने के बाद जिस क्वेश्चन को आपको लग रहा है कि इससे मैं सबसे अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, इसे मैं पॉइंट्स में लिख सकता हूँ, इसे मैं अच्छे हैंड राइटिंग में लिख सकता हूँ। फर्स्ट आंसर तो हमेशा हम अच्छे हैंड राइटिंग में ही लिख पाते हैं ना। इसे मैं अच्छे से वर्ड्स है मेरे पास, वोकैबुलरी मेरी स्ट्रांग है इस क्वेश्चन के लिए, इसे मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। तो ऐसी ऐसी चीजें रहने वाली है, ठीक है। तो कौन सा था, लीव, जो आपका फर्स्ट पेज रहता है आंसर शीट का, ठीक है, लीव 1 पेज, ठीक है। सेकंड से स्टार्ट करना है। एमसीक्यूज आपको पीछे करने हैं, आगे कभी भी नहीं करने हैं। और फर्स्ट जो आपका आंसर शीट है, जो भी आंसर शीट का आपका फर्स्ट पेज है, उसके ऊपर आपने अपना बेस्ट आंसर देना है, ठीक है। जिस पूरे पेपर को पढ़ने के बाद जो कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये मेरा बेस्ट होने वाला है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज में मैं आपके मैथ्स को इंक्लूड नहीं करूंगी, क्योंकि मैथ्स का तो डिफरेंट ही रहता है। लेकिन फिर भी कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, पक्का है कि इसका आंसर यही रहने वाला है, उसे करना, मतलब एग्जामिनर को खुश तक करना है आपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें आ गई। उसके बाद एक और लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इफ यू आर अ बोर्ड स्टूडेंट, तो जैसे भी आपका बोर्ड आपको सजेस्ट करता है कि आपको कौन से तरह का पेन यूज करना है, आपको ब्लैक अलाउ करता है, ब्लू अलाउ करता है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूंगी, तो जेल तो अलाउड नहीं रहता ना, अगर मैं सजेस्ट करूंगी तो आई वुड से कि ब्लू यूज करो पूरा का पूरा। जैसे सपोज मैंने ये आंसर लिखा और क्वेश्चन मत लिखने बैठ जाना बोर्ड्स में, सिर्फ आंसर लिखना है, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2। और जब हम एमसीक्यूज करते हैं ना, एक और मैं ट्रिक आपको बताना चाहूंगी, जब हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, चाहे किसी भी पेज नंबर पे कर रहे हैं, फर्स्ट पे नहीं करना है, बीच में करा या लास्ट पे करा, तो एमसीक्यूज को इस तरह से नहीं करना है कि 1 2, अब मेरे को 3rd वाला नहीं आ रहा तो मैं 4 वाला पहले कर लेती हूँ, 5 वाला नहीं आ रहा तो मैं 6 वाला पहले कर लेती हूँ। नो, डू नॉट अटेम्प्ट लाइक दिस। इससे चाहे आपने चीटिंग करी है चाहे नहीं करी, आपका इफेक्ट जो है एग्जामिनर की नजरों में बैड आएगा, कि उसे लगेगा कि हो सकता है इसने चीटिंग करके, ठीक है। तो क्या करना, अगर नहीं भी आ रहा अभी माइंड में, कोई बात नहीं, आराम से बाद में टाइम बच रहा है तो तब सोच के लिखना चाहते हो। एमसीक्यू का आंसर कितना रहने वाला है, एक ही लाइन का रहने वाला है ना, तो इसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है कि पता नहीं चल रहा कितनी लाइन छोड़नी है। तो 1 लाइन, जैसे सपोज ये मेरी आंसर शीट है, इसमें ऐसे ऐसे करके लाइंस बनी है ना, हिंदी वाली जो होती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, फिर 5, ठीक है, फिर 6, फिर 7, और फर्दर ऐसे ही 8 9 10। ये कोशिश करना कि इसमें कटिंग कम से कम हो, अच्छे से एक बार सोच लो, उसके बाद एमसीक्यू जो है उसे अटेम्प्ट करो, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि कभी भी बोर्ड एग्जाम्स में या वैसे भी क्वेश्चन पेपर पे अपने रोल नंबर के अलावा कुछ भी मत लिखना, ठीक है। ये बहुत एक कह सकते हैं बड़ा इशू बन सकता है इफ आपने अपने एग्जाम पर टिक करा है, लेकिन कोई चेकिंग कर रहा है या फिर इन्विजिलेटर को ही ऐसा लग गया कि आपका क्वेश्चन पेपर आपका खुद का नहीं है, ये किसी और से आया है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर पे मत टिक करना, रफ वर्क भी नहीं करना, कुछ भी करना है अपनी एग्जाम शीट पे करो, आंसर शीट पे करो। रफ वर्क के लिए अगर मुश्किल आ रही है लास्ट पेज को बार बार खोलने में, रफ आंसर शीट नहीं अलाउ कर रहे हैं वो देने के लिए, या कुछ एग्जाम्स में ऐसा
रहता है कि वो नहीं देंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी जो आंसर शीट है ऐसे करके, ठीक है, इतनी बड़ी रहती है ना, मार्जिन जरूर लगाना। एक और मैं आपको बताती हूँ बात, 10th पॉइंट है इसकी, मार्जिन जरूर लगाना। कुछ आंसर शीट्स ऐसी होती है जिनमें मार्जिन नहीं लगा होता, तो मार्जिन लगा दो, ठीक है। तो ये वाला मार्जिन लगा दो, कोशिश करो इधर वाला लग रहा है ठीक है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, चलेगा, ठीक है, मार्जिन लगा दिया। और एक आंसर फिनिश होने के बाद एक लाइन का गैप जरूर छोड़ो, एटलीस्ट 2 का छोड़ दो, लीव गैप आफ्टर कंप्लीटिंग वन आंसर, ठीक है, छोड़ दो, वन आंसर छोड़ो, गैप अच्छा लगेगा देखने में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, मार्जिन लगाओ। और क्या करना है, इधर में अगर आपको लग रहा है कि आपको रफ रीड नहीं मिल रही है, तो रफ जो है आपका उसको थोड़ा बड़ा कर लो, ये, तो यहाँ पे रफ वर्क यहाँ पे, और ऊपर टाइटल डाल देना ना रफ वर्क, ऐसे करके, ये अलाउड रहता है बोर्ड्स में, आप रफ वर्क के लिए साइड पे मार्जिन की लाइन लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और पेन का मैंने आपको बता दिया कैसा करना है। और एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ, इफ आपका आंसर जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है, सपोज मैं लिखने वाली थी मीरा इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो फ्रेंड की जो स्पेलिंग है मेरे से गलत हो गया, FREIND लिखो गया मेरे से, FRIEND होता है ना, तो ये लिखो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अगर मैंने नहीं देखा कि कैसे करना चाहिए, मुझे नहीं मालूम है, मैं, बच्चे क्या करते हैं ऐसे पूरा, पहले तो कोशिश करेंगे कि इसी को ठीक करने की, उसको ओवर राइटिंग बोलते हैं, कि जैसे अगर EIND मेरे से लिखो गया, तो बच्चे क्या करेंगे, इसी को आई बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे मोटा मोटा करके इसको ई, तो वो क्या लगता है, गंदा लगता है, पूरा आपकी शीट में सारे वर्ड्स क्लीन होंगे, इसी पे ध्यान जाएगा, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, देखो मेरी तरफ एग्जामिनर इसने गलती कर रखी है, तो ये चीज नहीं करनी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कटिंग ऐसी गंदी सी कटिंग नहीं करनी है। डू 2 थिंग्स, आपके पास 2 ऑप्शन है ऐसे में अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे पहला, पेंसिल से लाइन लगा दो उस पे, जैसे मेरे पास ये फ्रेंड के स्पेलिंग गलत हो गए, तो क्या करूंगी, पेंसिल से लाइन लगा दो, बस दैट्स इट, एक लाइन, फिनिश, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो ये एक ऑफिशियल टास्क रहता है, तो ऑफिशियल में आपको अगर आप मिस्टेक दिखा भी दोगे, नो प्रॉब्लम, एक लाइन लगा दो। एक पूरी की पूरी लाइन गलत हो गई है, 10 to 20 वर्ड्स गलत हो गया, तब भी नो प्रॉब्लम, पेंसिल से लाइन लगा दो। पूरा का पूरा आंसर लिख लिया, बाद में लगा कि यार गलत लिख दिया, पूछा था कैसे, मैंने लिख दिया रीजंस, है ना, तो क्या करो, पेंसिल से लाइन लगा दो, या आंसर जहां पे लिख रखा है वहां क्रॉस कर दो, या फिर पेंसिल से पूरे पे ऐसे लाइन भी लगा सकते हो, या फिर पेंसिल से ही या पेन से ऐसे ऐसे क्रॉस कर सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। और ज्यादा ऐसे 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 करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सारे क्रॉसेस लगाने की, 1 लगाया 2 लगाया, दैट्स इट, पेंसिल से या पेन से, और ये लाइन भी आप पेंसिल से या पेन से लगाकर अपने आंसर को नीट एंड क्लीन बना सकते हो, ठीक है। तो अब तक तो मुझे इतनी ही सारी चीजें याद आ रही हैं कि जो एक बेस्ट आंसर शीट को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आई थिंक ये इनफ होंगी, आपने बहुत सारा कुछ सीखा होगा इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन कभी मत लिखना, ठीक है, टाइम सेव करना है आपको, सिर्फ आंसर आंसर लिखना है, और आंसर नंबर लिखना कभी नहीं भूलना, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि जब हम MCQs अटेम्प्ट करते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं, ये आपको बनी रखा है, तो बच्चे क्या करते हैं, सपोज आंसर आना है A, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ A लिख देते हैं। कोशिश करो, इफ यू हैव टाइम, इनफ टाइम, तो अगर A का आंसर सपोज मेरा फूड है, तो पूरा का पूरा फूड लिख दो, A फूड, क्योंकि कई बार ये चीज तो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और कई बार क्या रहता है कि MCQs में ऑप्शंस रहती हैं कि वेदर आपको ये वाला अटेम्प्ट करना है और ये वाला अटेम्प्ट करना है, नीचे वाला, तो दोनों में से ABCD इसमें भी ऑप्शंस है, ABCD इसमें भी ऑप्शंस है, ठीक है, और ये फर्स्ट नंबर वाला है, तो जो चेकर है उसको कैसे मालूम चलेगा अगर आपने सिर्फ ABC लिखा है कि आपने इस वाले का लिखा है आंसर या इस वाले का लिखा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर हम ऐसे करके लिख देंगे कि मैंने A फॉर एप्पल वाला लिखा है, यानी कि वो समझ जाएगा कि इसका आंसर ये वाला, तो इधर वाला, ठीक है। और कोशिश ये भी कर सकते हो कि अगर आपने फर्स्ट वाला करा है, सेकंड वाला करा है, तो आप जहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट करने से पहले आप लिख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट करा है आपने, ठीक है, या सेकंड वाला करा है, ये चीज आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा, ठीक है। चेक करने के वाले
चेक करने वाले के पास क्वेश्चन पेपर रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो कि आपको एक बेटर बेस्ट आंसर अटेम्प्ट करने में हेल्प करेंगी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। पिछले जो आपके एग्जाम्स है उससे कुछ अलग इन टेक्निक्स को यूज करके आप अभी के एग्जाम्स आपके आने वाले होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, प्री बोर्ड होंगे, उनमें इन चीजों को जो है आप करके देखोगे तो नंबर का तो मतलब 1-2 नंबर का इफेक्ट पड़ेगा इन चीजों से, लेकिन एक बात मैं कह सकती हूँ आपको खुद ही सेटिस्फाइंग लगेगा कि हाँ सचमुच एक बड़े बच्चे का एग्जाम मैं देख रहा हूँ। अब ये छोटे बच्चों वाले, नर्सरी बच्चों वाले जो है क्लास लेवल का एग्जाम नहीं है, अब ये अच्छा लग रहा है देखने में, आपको खुद ही थोड़ी सेटिस्फेक्शन सी लगेगी। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स हैं। राइटिंग का नो इश्यू, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपको राइटिंग अच्छी ही करनी है पूरे पेपर में, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें लगता है टाइम है, एंड में जाकर हमें लगता है कि टाइम कम है, तो जो हमारे पास रहता है हम सब कुछ फास्ट फास्ट लिखते हैं तो वो थोड़ा हो जाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इन चीजों को अपनाकर, इस टेक्निक को यूज करके आपको बहुत हेल्प होने वाली है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा है तो सच में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।